हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? चलिए, अच्छी बात है, आप सभी लोग अच्छे रहें। ठीक है। और एक बात कहना चाहेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को और उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारे नए नए वीडियोज़ आते रहें आपको मिलते रहें। ठीक है। और अपने दोस्त यारों मित्रों जिनको भी है, रिश्तेदारों, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि उनको भी इस वीडियो का, इस चैनल का सुविधा उन्हें भी प्राप्त हो जाए। ठीक है। आसानी से वो भी हर चीज़ की जानकारी हो जाए उनको। ठीक है। तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा हम मेहनत करते हैं, दोनों लोग मिल करके मेहनत करते हैं और एक नया इतिहास रच लेते हैं। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या कल पढ़े थे और आज क्या पढ़ना है। कल देखिए हम लोग पढ़े थे, लास्ट जो टॉपिक हम लोगों का था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग था। ठीक है। यानी कि फंक्शंस के कार्य हम लोग पढ़ लिए थे और फंक्शंस के उद्देश्य मतलब अकाउंटिंग के उद्देश्य पढ़ चुके हैं, उसके साइक्लिंग को पढ़ चुके हैं, उसकी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर को। क्या पढ़ेंगे? पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर को। यानी देखिए, सबसे पहली चीज़ को हमको ये जानना है कि लेखाकर्म और पुस्तक पालन होता क्या है। जैसे कि पहले भी हम इन दोनों में अंतर पहले ही भी बता चुके थे कि इन दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं। पुस्तपालन जो ये इसलिए होता है कि वो छोटे मोटे जो दुकानदार रखते हैं, ठीक है, जैसे जो शॉपकीपर है, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, जो लिख करके रखता है अपने डे बाई डे का, ठीक है, और वो उसके लिए कहीं उसकी पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी प्रकार की उसकी जांच होती है। वो स्वयं उसकी जांच करता है, स्वयं उसका अंकेक्षण करता है, सारा कार्य उसका लाभ हानि जो भी चीज़ें देखना होता है वो खुद देख लेता है। उसी को कहते हैं पुस्तपालन। लेखाकर्म उसे कहते हैं जिसमें पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग क्या होती है? तो वही जैसे मतलब डे बाई डे जो लिख रहे हैं, इसको उठा करके जब किसी एक मेन रजिस्टर में रख देते हैं, ठीक है, जब एक जगह अस्थायी रूप से सारांशित करके रख देते हैं, तो उसको कहते हैं लेखाकर्म, जिसकी जांच वो स्वयं नहीं करता बल्कि किसी और के द्वारा जांच की जाती है। ठीक है। उसके स्पेशलिस्ट द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, उसी को कहते हैं लेखाकर्म, अकाउंटिंग कहते हैं। आइए देखते हैं, दिया है बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या होता है, पुस्तपालन होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि लेखाकर्म होता है। क्या होता है? लेखाकर्म होता है। डिफरेंस बिटवीन यानी कि पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर। देखिए इनमें पहला अंतर क्या होता है, हम ये जान लेते हैं। ठीक है। पहला अंतर तो अभी आपको उसको परिभाषा के रूप में ही हम आपको बता दिए हैं। पहला अंतर ये होता है कि ये जो है छोटे व्यवसायियों के द्वारा ये लिखे जाते हैं। इसमें इसमें लेखा किया जाता है। और इसमें जो है बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेस वाले, व्यवसाय वाले होते हैं, ये व्यवसायियों के द्वारा और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। पहला अंतर यही होता है। इसमें पोस्टिंग, इसमें लेखा किए जाते हैं और इसमें पोस्टिंग की जाती है। यानी जैसे इसमें जब जो चीज़ें हम डे बाय डे लिख लेते हैं, इसको ले जा करके इसमें पोस्टिंग मतलब कि इसी चीज़ को इसमें सारांशित करके लिख करके रखते हैं। अब देखिए बाकी क्या है, तो इसमें जर्नल हाँ, अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, तो इसमें शेष जो होते हैं, इसमें जो निकाले जाते हैं, इसमें शेष आवश्यकता निकालने की बहुत खास ज़रूरत नहीं होती और खुद निकाल लेते हैं। इसमें जो है निकालना ज़रूरी होता है।
इसमें क्या होते हैं, इसमें निकालना अकाउंटिंग में ज़रूरी होता है। और इसको निकालते कैसे, तो इसको ट्रायल बैलेंस के माध्यम से निकालते हैं। इसमें जो शेष निकालते हैं ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। इसमें जो निकाला जाता है तो इसमें खास करके कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो खुद निकाल लेते हैं। और जो निकालते हैं तो उसमें स्वयं निकालते हैं। और ये छोटा मोटा व्यवसाय है ना, तो इसमें पूरा अमाउंट जोड़ लेते हैं और जोड़ करके आसानी से निकल जाता है, पता चल जाता है कि हमने इतना का माल मंगाया था, इतना बचा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे तो रहते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको कितने बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं इधर उधर के। तो इसमें क्या करते हैं कि जितना, अब देखिए बुक कीपिंग से अकाउंटिंग पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद जो कार्य करते हैं, ठीक है, अदरवाइज जो भी खर्चे होते हैं तो उसको ले जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से मिला लेते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं यानी कि तलपट, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस, आगे इसको हम अच्छे से आपको बताएंगे, मतलब तलपट, ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट। अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए स्पष्ट रूप से इसमें जो होता है, इसमें आपको शेष योग निकालने के लिए ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत नहीं, किसी लेखे की ज़रूरत नहीं, वो तुरंत अपने आप से खुद से आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है शेष योग निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे अगला जो होता है यानी कि चौथा, अगला अंतर क्या है कि इसमें किसी फाइनल अकाउंट्स बनाने के, देखिए फाइनल अकाउंट बनता है कि नहीं बनता, किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा ये भी तो हमें जानना है। तो इसमें फाइनल अकाउंट नहीं बनता है बुक कीपिंग में, यानी कि पुस्तपालन में आपका फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाता, जैसा कि आपको पीछे बताए थे फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है अंतिम खाता जो साल के अंत में बनता है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग यानी कि लेखाकर्म में अंतिम खाता बनाना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्य कार्य है। फिर कह रहा है इसमें जो है अगला पॉइंट है, इसमें बुक कीपिंग में आपको किसी भी प्रकार का भूल सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास ही रखना है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की भूल हो जाती है, गलती हो जाती, गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन और इसमें कोई ऐसी सुविधा भी नहीं उपस्थित है। लेकिन यदि अकाउंटिंग की बात की जाए, लेखाकर्म की, तो इसमें आपको जो भी अगर गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक तौर से आप समझिए, जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक वो गलत करे सही करे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप वही बड़े हो जाते हैं तो आपको गलतियां अगर आपसे होती हैं तो सुधारना भी आपका कर्तव्य बनता है, उन गलतियों को सही करना आपका ही काम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी तरह से मान लीजिए छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है, ये गलती करता है तो इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे का तैसे चल जाएगा। लेकिन ये अकाउंटिंग जो लेखाकर्म ना, ये बड़ा बच्चा है यानी कि उद्योगपति है, तो इसको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और इसलिए अपनी गलतियां जहां होती हैं उनको सुधारता है। ठीक, उसके बाद इसमें बुक कीपिंग में एक चीज़ और होती है कि इसमें जो होता है इसकी ऑडिट करने की, इसको लिखने की किसी विशेष व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत, कोई लिखा पढ़ा रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, ये खुद से इसको लिख सकता है। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है, तो जब इसको लिखने की बात आती है तो इसको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि इसको जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी आप लोग स्पेशलिस्ट माने जाएंगे। आगे चल करके आप लोगों को एक मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त कर दिया जाए, ताकि इसकी देख रेख आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है कि इसकी ज़रूरत होती है एक स्पेशलिस्ट की इसको लिखने के लिए, लेकिन इसमें किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कार्य जो हैं इसमें एक और अंतर ये है कि बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन के जो कार्य हैं थोड़ा आसान होते हैं। पुस्तपालन के कार्य क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन लेखाकर्म के जो कार्य हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं। ठीक है, क्यों कठिन होते हैं, कठिन इसलिए हो जाते हैं कि इनमें रूल्स रेगुलेशंस होता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है।
इसकी किसी भी प्रकार की जांच नहीं होनी है, लेकिन इसकी जांच होनी है। इसको एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इसकी जांच होगी कि नहीं है क्या सत्य है क्या असत्य है। और अगर इसकी जांच नहीं होगी तो गलतियों का जब तक पता नहीं चलेगा तो पता चलेगी कि आपकी बिजनेस यदि घाटे में जाएगी तो बहुत अच्छे से जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसका एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इसकी जांच कराई जाती है, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इसकी लेखांकन कराई जाता है, लेकिन इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू एवं अंत करने की बात करें तो जब इसकी समाप्ति होती है तो लेखाकर्म क्या होता है, बुक कीपिंग। जब साल के अंत में इसकी समाप्ति हो तो किसी भी प्रकार की जांच वगैरह करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और लेखाकर्म का कार्य खत्म हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इसकी अंतिम, जब ये बुक कीपिंग बता तो रहे हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं ना। अभी जैसे पहला पॉइंट हम बताए थे कि अंतर क्या होता है कि ये पुस्तपालन होता है जो छोटे मोटे व्यवसायियों के द्वारा लिखा जाता है, और इसको एक बड़े मतलब कि एक स्पेशलिस्ट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें पोस्टिंग की जाती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ हम ये डे बाय डे लिखा जाता है, और ये जो है कि मंथ में बनाया जाता है लेखाकर्म को। तो जब ये बन जाता है ना, तो जब ये साल के अंत में, जब ये महीने के अंत में या साल के अंत में जब ये ख़त्म हो जाता है, तो इसी को ले आकर के यहाँ लेखाकर्म क्या कर देते हैं, हम पोस्टिंग कर देते हैं। और इसके बाद जब अकाउंटिंग की बात करें तो इसके बाद हम लोग करते हैं एनालिसिस। यहाँ से इसको ले गए, देखिए बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब लिख लेते हैं तो इसके जब ये साल के अंत में जब समाप्त होता है तो अकाउंटिंग में लेखाकर्म में ले जाते हैं। जब लेखाकर्म खत्म हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अंकेक्षण करते हैं। इसकी कुछ इस तरह की ये बनता है, बुक कीपिंग साइक्लिंग में। देखिए हम बता देते हैं इसको, अकाउंटिंग, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग, और ये हो जाता है ऑडिटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, यानी कि ये हो जाएगा आपका पुस्तपालन, और ये हो जाएगा लेखांकन या लेखाकर्म, लेखाकर्म कह सकते हैं, और ये हो जाएगा अंकेक्षण। ठीक है, अब तो आप समझ रहे हैं ना। पहले हम पुस्तपालन करते हैं, उसके बाद लेखांकन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंकेक्षण करते हैं। तो लास्ट वाला जो बता रहे थे ना अभी कि क्या करते हैं इसमें, जब अकाउंटिंग लेखा, देखिए पुस्तपालन करने के बाद लेखाकर्म को तैयार करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं इसकी। और जब लेखाकर्म तैयार हो जाता है तो उसकी हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं कि नहीं कहाँ क्या गलत है, उसको मतलब एनालिसिस करते हैं ना, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। इसमें क्या होता है कि पूरी अकाउंट्स की अपनी जांच करते हैं और पता करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कहाँ कहाँ कितना अमाउंट से खर्च हुआ है, कितना आया कितना गया, लाभ हानि प्रॉफिट, सब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब लास्ट पॉइंट है इसमें दिया है उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व की बात करें तो इसमें जो पुस्तपालक होता है बुक कीपिंग में, इसमें यह किसी भी प्रकार का जो छोटा वाला होता है ना, ये जो पुस्तपालक होता है, जो पुस्तपालन करता है, वो किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होता है, उसका कोई दायित्व नहीं होता है। अगर गलत हो भी जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अकाउंटिंग करता है, जो अकाउंटेंट होता है, जो लिखता है, जो इसका पोस्टिंग करके जो यहाँ पे विश्लेषण करता है ना, अगर इसमें कमी आ गई तब तो फिर आप फंस गए। क्यों? क्योंकि यह जो है पूरी जांच के बाद इसको बनाई जाती है, और इसीलिए इसको एक स्पेशलिस्ट के द्वारा बनवाया जाता है कि ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें न रह जाए। अगर त्रुटि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी
आपकी होती है, ठीक है, उस स्पेशलिस्ट की होती है, उस अकाउंटेंट की होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसके क्षेत्र की, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आते हैं लेखाकर्म का जो क्षेत्र होता है, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, यानी कि लेखाकर्म के क्षेत्र। क्या करते हैं? लेखाकर्म के क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट जो आपका बनेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हो जाएगा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, हाँ क्या था? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। छठवां हो जाएगा आपका, छठा पॉइंट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सातवां हो जाएगा आपका सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। आठवां पॉइंट समझ लीजिए क्या है। आठवां पॉइंट आपका हो जाएगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। और 9 नंबर आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें के क्या हैं? इसके टॉपिक्स हैं। इसके हैं तो भाई देखिए, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग यानी लेखांकन के, लेखाकर्म के क्षेत्र क्या क्या है उसमें हम जानते हैं। देखिए, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन। पहला हो गया वित्तीय लेखांकन। कास्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। टैक्स अकाउंटिंग यानी कि कर योग्य लेखांकन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग यानी कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूरी व्यवस्था, जैसे मतलब जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसको हम लोग जो रिपोर्ट तैयार करके किसी को देते हैं, विवरण, मतलब लास्ट में रिजल्ट जब देते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए, जो रिजल्ट आपको दिए वही क्या हो गया,
ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हो गया। गवर्नमेंट अकाउंटिंग यानी कि सरकारी लेखाकरण, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग सामाजिक लेखांकन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मुद्रास्फीति लेखांकन, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी कि मानवीय संसाधन अकाउंटिंग लेखांकन, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, यानी कि वित्तीय लेखांकन। यह जो होता है साल के लास्ट में तैयार किया जाता है। कब? जब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, जब हमारा अंतिम जो वित्तीय समय होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जब ये ख़त्म होता है ना, जब ये ख़त्म होता है साल हमारा, तो उस साल के अंत में इसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और इससे हमें सुविधाएं क्या होती हैं कि इसको हमें तैयार करने से हमारे जो भी लाभ हानि और घाट मतलब खर्च बर्च होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें हमको आसानी से पता चल जाती है। किसमें? तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। कास्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। इसको बनाने से, कास्ट अकाउंटिंग को बना लेने से हमें ये पता चल जाता है कि ताकि हमारा जो लागत है, जो भी हमारा मतलब मान लीजिए कि किसी इस चौक है, ठीक है, इस चौक को बनाने में कितना रुपया मेरा खर्च हुआ है, ठीक है, इस चौक को बनाने में जितना रुपया मेरा खर्च होगा, ठीक है, वही क्या होगा, कास्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। लागत होगी हमारी। कास्ट का मतलब होता है लागत, यानी कि इस चौक को बनाने में मेरी कितना पैसा खर्च हुआ है, तो जितना खर्च हुआ रहेगा वही क्या हो जाएगी, हमारी लागत हो जाएगी। और इस लागत को जिस रजिस्टर में लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे उसी को कहेंगे लागत लेखांकन यानी कि कास्ट अकाउंटिंग, ठीक। तीसरा है टैक्स अकाउंटिंग यानी कि कर योग्य आय। ये क्या होता है, कर योग्य जो आय है ये क्या होता है, तो ये जब हम पूरा एनालाइज करके, जब उसमें जो भी हमारी चीज़ें कर योग्य होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, ठीक है, और जो भी टैक्सेबल होती हैं उनको जब हम कहीं पे लिख करके रखते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। किसको हम टैक्स कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग। जो भी चीज़ें हमारे कर योग्य हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, टैक्स अकाउंटिंग में चला जाएगा, टैक्सेबल अकाउंटिंग हो जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, प्रबंधकीय लेखांकन। तो प्रबंधकीय लेखांकन उसे कहते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। जो मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे जब मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को जब हम उसके सामने मान लीजिए कि रखते हैं, जब हम अपने पूरे रिपोर्ट्स को रखेंगे, ठीक है, लेखे को रखेंगे, तो उसके सामने जब रखेंगे तो वो उसको सही निर्णय लेकर के उसकी तैयारी करता है, ठीक है। वो जब कोई अगला मटेरियल तैयार करना है तो किस मात्रा में तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, अगर किसी से बिजनेस डील करना है तो किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों की जब लिखा होता है, जब इन सारी चीज़ों का जो नियोजन करता है, जो तैयार करता है, पूर्व निर्णय लेता है, ठीक है, पूर्व निर्धारण करता है, तो ये सारे कार्य कौन करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। कौन सी करती है, मैनेजमेंट करती है। क्यों? क्योंकि उसी के अंडर में ये कार्य आता है कि वो सही सही निर्णय लेकर के बताता है, तो उसके बाद कर्मचारी क्या कर रहे थे, कार्य करते हैं। इसी को कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात करते हैं फिर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की। किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग यानी कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन क्षमता लेखांकन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मैनेजमेंट सारी चीज़ों करके रख लेता है तो वो एक निर्णय लेता है, ठीक है, और निर्णय लेकर के वो लोगों के बीच में सबसे पहले क्या करता है, निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद जो भी निर्णय आता है, ठीक है, उसके बाद वो उसका रिपोर्ट बना करके और लोगों के सामने रखता है। अगर कोई अगला मतलब इन्वेस्टर्स आ रहा है या फिर अगली पार्टी आ रही है, अगर कोई डीलर्स आ रहा है या कर्मचारी अगर कभी उसकी रिपोर्ट्स मांग दी है, तो ये मैनेजमेंट ही क्या करता है, उसकी रिपोर्ट बना के रखा रहता है उसको एक जगह। और जब भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अपना रिपोर्ट्स निकाल के दिखा देता है कि देखिए इस साल में इतना नुकसान हुआ है, इस साल में इतना घाटा मतलब फ़ायदा हुआ, ठीक है। और ये चीज़ें हैं हमारे कंपनी में, ये मशीनरी है, सारी चीज़ों का रिपोर्ट बना करके रखता है और उसको क्या करता है, अगले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग यानी कि सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन में क्या होता है कि सरकार भी लेखा करती है। सरकार भी, जैसे हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जो है उसमें वो किसी भी प्रकार का उसको तो किसी को देना नहीं है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह तो देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपना
क्या करती है कि वो भी अपना लेखा करके रखती है ताकि उसे भी पता चले कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है। अक्सर सुनते हैं कि चीनी मिल घोटाला कभी हो जाता है, ठीक है, तो कभी रेलवे घाटे में चलने लगती है, तो कभी चीनी मिल घाटे में चलने लगता है, तो कभी भारत ही घाटे में चलने लगता है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स कभी कभी हमारी बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वर्तमान में भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक ना। तो ये देखिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो ये कैसे हो, आखिर सरकार को ये कैसे पता चलता है कि हमारी रेलवे घाटे में चली है कि फ़ायदे में चली है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब सरकार लेखा करती है तो वो भी लेखा करके जब रखती है तो उसका एनालिसिस करती है तो पता चलता है कि हमारी कौन सा बिजनेस घाटे में चल रहा है और कौन सा जो हमारी बिजनेस है वो फ़ायदे में चल रही है, ठीक है। तो यहीं से वो भी क्या करती है, पता चलती है। इसके दो रूप होते हैं, इसके मुख्य दो रूप होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके दो रूप होते हैं। फिर कह रहा सोशल, इसमें देखिए एक चीज़ और होती है, इसमें ज़्यादातर करके एकल बनता है, एकल जर्नल बनती है, ठीक है, सिंगल जर्नल। और दूसरा इसमें बहुत ज़रूरी होती है तो डबल जर्नल एंट्री होती है, न तो वरना इसमें अधिकतम जो होती है सिंगल जर्नल एंट्री बनती है और ज़रूरत पड़ने पे अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो डबल जर्नल एंट्री होती है। और सिंगल जर्नल एंट्री क्या होती है, डबल जर्नल एंट्री क्या होती है, इसके बाद जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिंगल और डबल जर्नल एंट्री में क्या अंतर है, ठीक है, ठीक ना। यानी कि सिंगल जर्नल एंट्री एकल लेखा प्रणाली कहलाती है और डबल जर्नल एंट्री जो है कि दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। उसको दो बार लिखते हैं, एक ही एंट्री को दो बार लिखेंगे। और सिंगल वाले में क्या करते हैं, एक बार जो लिख दिए, लेकिन डबल एंट्री में एक ही चीज़ को बार बार यानी कि दो बार लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सोशल अकाउंटिंग की, यानी कि सामाजिक अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। सामाजिक अकाउंटिंग ये होता है जैसे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं, जो एनालिसिस किए जाते हैं उसको कहते हैं सामाजिक यानी कि सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। ये देखिए ये क्या करते हैं कि ये जब समाज के रूप में जब किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था अगर पूरे भारत की अगर अर्थव्यवस्था अगर खराब होने लगे, ठीक है, आर्थिक स्थिति डाउन होने लगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सोशल अकाउंटिंग में आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जब स्थिति अगर फ्लैक्चुएट होने लगे, ठीक है, डगमगाने लगे या फिर अप हो या डाउन हो, भारत की अर्थव्यवस्था चाहे सही हो जाए चाहे गड़बड़ी हो, कम हो घटे या बढ़े, वो किस में आ जाएगा, सोशल अकाउंटिंग में आएगा। उसके बाद बात करें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति, मुद्रास्फीति की स्थिति, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, मुद्रास्फीति लेखांकन। इसमें क्या होता है, जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल डगमगा गई थी। क्या होता है, जब भी देखिए अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रूस के बीच में, ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच में चल रहा था तो उसमें बहुत भारी मात्रा में यूक्रेन का भी नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है रूस का भी तो नुकसान होगा। आखिर अगर भारत और किसी देश से अगर देखिए एक चीज़ तो यही समझिए कि लड़ाइयाँ तो उन सब में हो रही थी लेकिन नुकसान हम लोगों के यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सोचिए अगर भारत की अगर लड़ाई किसी देश से होती है तो आखिर भारत का भी तो उसमें आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होगा, क्योंकि देखिए होगा क्या है कि जब लड़ाइयाँ होगी तो खर्च बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारी जो आर्थिक स्थिति डाउन होगी, हम दूसरे देश से हथियार खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था पे क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद आर्थिक व्यवस्था हम लोगों की बहुत डगमगा गई थी। तो इस चीज़ को सही करने के लिए क्या हुआ कि बहुत ही तेज़ी से हर चीज़ के मूल्य में, प्राइस में क्या हुआ, वृद्धि होने लगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत ही अधिक तेज़ी से वृद्धि होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, लेखांकन कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, मानवीय संसाधन लेखांकन।
क्या होता है? मानवीय संसाधन लेखांकन। देखिए क्या होता है, तो आइए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी कि मानवीय संसाधन लेखांकन उसे कहते हैं जो मनुष्य के हित में ना हो। ठीक है, मनुष्य के अगर हित में नहीं है और हित में हमें करना है, जैसे अगर होता क्या कि अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है, जैसे व्यक्ति क्या है कि इनको अगर सही तरह से अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो ये आपके बिजनेस पे, आपके पास सारी सुविधाएं होते हुए भी आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं चला सकते हैं। तो वही होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी मानवीय संसाधन लेखांकन। इनके भी संसाधन की व्यवस्थाएं रखना जरूरी है। संसाधन का मतलब क्या रख सकते हैं इनके बारे में? इनकी मशीनरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें चलाता है, उसकी हर चीज़ों की व्यवस्था हमें क्या करनी चाहिए? सुचारू रूप से ठीक ठाक रखनी चाहिए। ठीक ना। अब दूसरी चीज़, इनको सही समय पर पेमेंट करते रहें। ठीक ना। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो, और क्या है, इनके अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप थोड़ा सा अपने ऊपर ले लीजिए। ठीक है, अगर इनसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नहीं है गलती हो रही तो फिर कहाँ हो रही है। सबसे पहले चीज़ें इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देते हैं तो हमारे जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी खुश रहते हैं और खुश होकर के हमारे क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में कार्य करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप उनके साथ जब उनकी हर व्यवस्थाओं को, हर उनकी मांग को पूरी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं करें कि मतलब अगर जब भी कहें तब भी, आप उनको साल में कम से कम एक बार प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनका वो खुश रहें और आपके कार्य में कभी किसी भी प्रकार का बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, जिससे कि आपका बिजनेस कभी ठप नहीं होगा और ये कभी ना हड़ताल पे बैठेंगे, ना कभी आपकी सारी सुविधाएं रहते हुए भी आपका इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।